भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह को, शरीर को त्यागा था। अपने पर्स से पेस्ट और ब्रश निकालकर एक कतार बनाए हुए खड़ी हुई। बच्चे जो है वो कई लोगों के हाथ में पलते हैं, नहीं बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन इनको मिलता। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए नमूने का प्रश्न पत्र है, आज मैं उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। देखिए यहाँ पर जो आपका प्रश्न पत्र है उसके कुल अंक 80 जो है 80 अंक के लिए आपका प्रश्न पत्र है और समय है 3 घंटे 15 मिनट। देखिए यहाँ पर आपको सूचना दी जाती है कि जो सभी प्रश्न हैं उसके उत्तर हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि में ही लिखना अनिवार्य है। और एक सूचना आपके लिए है, प्रश्नों की क्रम संख्या जो है लिखना अनिवार्य है। जो भी प्रश्न आप अटेंड कर रहे हैं उसकी जो प्रश्न संख्या है वो लिखना अनिवार्य है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए ये आपके लिए प्रश्न पत्र में सूचना दी जाती है। जो आपके लिए फर्स्ट मेन है उसमें 10 प्रश्न आपको दी जाएगी और 10 प्रश्नों के भी उत्तर लिखना आपके लिए अनिवार्य है। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक और 10 प्रश्नों के लिए 10 अंक जो है आपके लिए दिए जाएंगे अगर आप सही उत्तर चुनकर लिखेंगे तो। पहले मेन में आपको क्या है, सही विकल्पों को चुनकर लिखने के लिए प्रश्न दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए आपको कुछ ऑप्शंस रहेंगे। देखिए यहाँ पर पहला, इस नमूने के प्रश्न के अंतर्गत पहला जो है वो प्रश्न है इस प्रकार, अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही ना कर सके। भोले के इस कथन को, नहीं भोला जो ये कथन जो कहता है, जो बातें करता है, उसका अर्थ है। इस तरह से एक प्रश्न है और इसके लिए ऑप्शंस हैं। देखिए पहला ऑप्शन है, सुजान भगत बूढ़े हो गए हैं। सुजान भगत कोई काम ही नहीं करते हैं। सुजान भगत ज्यादा काम करते हैं। सुजान भगत अभी बूढ़े कहलाना नहीं चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर है, सुजान भगत कोई काम ही नहीं करते हैं। जो भोला ये कथन करता है, यानी जो ये बात करता है, उसका जो है अर्थ है सुजान भगत कोई काम ही नहीं करते हैं। दूसरा प्रश्न है, गिरा आ नयन नयन बिनु बानी का यह अर्थ नहीं। जो क्या है, गिरा आ नयन नयन बिनु वानी जो है इसका अर्थ ये नहीं है। तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है। इसमें आंखों की जीभ नहीं होती, जीभ आंखों के बिना है, जीभ की आंखें नहीं होती, आंखें बातें नहीं कर सकती, जीभा बातें नहीं कर सकती, आंखें देख नहीं सकती। नयन की कोई जीभ नहीं कि वो वर्णन करे, जीभ की कोई आंखें नहीं कि वो देख सके। इस तरह से आपको कुछ ऑप्शन दिए गए। इसमें देखिए इस गिरा आ नयन नयन बिनु बानी का ये अर्थ नहीं है। इस तरह से दिया गया है कि इसका जो उत्तर है, आंखों की जीवा नहीं होती, जीवा आंखों के बिना है, जीवा की आंखें नहीं होती, आंखें बातें नहीं कर सकती, जीवा बातें नहीं कर सकती, आंखें देख नहीं सकती। तो यहां पर ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ जो है, नयन की कोई जीभ नहीं है कि वो वर्णन करे, जीभ की कोई आंखें नहीं कि वो देख सके। इसका अर्थ ये है। लेकिन यहां पर बताया गया है कि गिरा आ नयन नयन बिनु बानी ये अर्थ नहीं है। तो जीवा बात नहीं कर सकती, आंखें देख नहीं सकती, इसका अर्थ ये नहीं है।
और आगे देखिए, झूठे से सभी घृणा करते हैं, इस कथन के आधार पर जो सही नहीं है। झूठे से सभी घृणा, सभी नफरत करते हैं, इस कथन के आधार पर जो सही नहीं है, जो ये कथन है उसके लिए सही क्या नहीं है, इसे पूछा गया है। तो असत्य से सभी घृणा करते हैं, असत्य बोलने वाले के प्रति घृणा है। सत्य बोलने वाले को सभी कोई चाहते हैं, असत्य बोलने वाले को कोई नहीं चाहता। तो झूठे से सभी घृणा करते हैं, असत्य यानी झूठ सभी घृणा करते हैं, असत्य यानी बोलने वाले के प्रति सभी घृणा का एक भाव रखते हैं। लेकिन यहां पर पूछा गया इस कथन के आधार पर जो सही नहीं है, तो उत्तर है सत्य बोलने वाले को सभी कोई चाहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर ये है। आगे का प्रश्न, जो चौथा प्रश्न है, वो इस प्रकार है। निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा मां का त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। मनु भंडारी के इस कथन का ये आशय नहीं है। इसका आशय जो है ये है कि माता की मजबूरी में लिपटा उसका त्याग मनु का आदर्श नहीं है, इसका आशय ये है। लेकिन यहां पर पूछा गया कि ये कभी आदर्श नहीं बन सका। मनु भंडारी के इस कथन का ये आशय नहीं है, तो उसके लिए उत्तर है मनु भंडारी की माता आदर्श माता ही नहीं है। इसका आशय ये नहीं कि माता आदर्श माता ही नहीं है, इसका आशय ये नहीं है। तो देखिए, यही इसका उत्तर है। आगे का प्रश्न है, एक फटेहाल इंसान अपनी गोद में घड़ियाल का बच्चा लेकर देर से बैठा हुआ है। उपर्युक्त कथन यह सूचना करता है वह बहुत खुश है, वह बहुत पीड़ित है, वह भिखारी है, वह बहुत उत्साहित है। तो इसके लिए उत्तर है वो बहुत पीड़ित है। आगे का प्रश्न है, सूरदास के पद में मधुप के समान कहा गया है। मधुप का अर्थ बहोरा है, बहोरे को मधुप कहा जाता है। तो मधुप के समान कहा गया है इस सूरदास के पद में, उद्धव को जो है मधुप के समान कहा गया है। आगे का प्रश्न है, देखने वालों को आनंद मिले इसीलिए माँ चाहती है कि बेटी पढ़ाई करे, नए कपड़े पहने, गहने पहने, सुंदर दिखे। देखने वालों को आनंद मिले इसलिए माँ चाहती है कि बेटी सुंदर दिखे, इसका यही उत्तर है। आगे, प्रतिहिंसा दुर्बलता है पर कायरता अधिक अपावन। उपर्युक्त पंक्ति का यह आशय नहीं है, उपर्युक्त पंक्ति का आशय ये नहीं है, इस तरह से दिया गया। तो दुष्टों के आगे सिर झुकाना कायरता है, प्रतिहिंसा दुर्बलता ही है, और दुष्टों को सबक सिखाना चाहिए, प्रतिहिंसा कर सकते हैं। प्रतिहिंसा दुर्बलता है जो, पर कायरता अधिक अपावन। इसमें इस पंक्ति का यह आशय नहीं है, इस पंक्ति का यह आशय नहीं है, इसके लिए उत्तर जो है प्रतिहिंसा कर सकते हैं। आगे के प्रश्न है, एकांकी में हंस हंस कर लोटपोट होने वाली मंझली बहू के पात्र का उद्देश्य, घर में सदा हंसते रहना चाहिए, चाहे दूसरों को चोट ही क्यों ना पहुंचे। परिवार में ज्यादा हंसने वालों का रहना ठीक नहीं है। संयुक्त परिवार में सभी प्रकार के लोग होते हैं जिससे उदासी छट जाती है। संयुक्त परिवार के मुकाबले में विभक्त परिवार ही बेहतर है। तो इसके लिए उत्तर है संयुक्त परिवार में सभी प्रकार के लोग होते हैं जिससे उदासी छट जाती है। आगे का प्रश्न है, माता तो तुम ही हो, किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना। श्रीधर पंडित के इस कथन का अर्थ। श्रीधर पंडित को संदेह है कि सुशीला भारवी की माता नहीं। दूसरा ऑप्शन है, सुशीला को संदेह है कि वो भारवी की माता है। तीसरा,
ऑप्शन है श्रीधर पंडित सचमुच बता रहे हैं कि शास्त्रार्थ करके देख लेना कि भारवी की माता कौन है। सुशीला के मन को शांत कराने के उद्देश्य से परिहास किया गया है। तो इसके लिए उत्तर है सुशीला के मन को शांत करवाने के उद्देश्य से परिहास किया गया है। तो इस तरह से जो है आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे और उसे सही जो क्या है प्रश्न को समझकर उसके लिए सही उत्तर लिखना आपके लिए अनिवार्य है। 10 प्रश्नों के लिए 10 क्या है अंक आपको अगर सही लिखा है तो प्राप्त होगा। आगे देखें, जो फर्स्ट मेन है उसी के अंतर्गत दीर्घ, इसमें कोष्टक में दिए गए कुछ क्या है सही कारक चिन्हों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहां पर पहला प्रश्न है, कर्म के अनुष्ठान डैश आनंद होता है। कर्म के अनुष्ठान में आनंद होता है। देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी। कई गुफाओं से रेल गुजर रही है। पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है। बरसात के पानी की तरह आंसू थमते ना थे। इस तरह से सही कारक चिन्हों को क्या है चुनकर यहां पर रिक्त स्थान की भर्ती करना चाहिए। इसके लिए भी हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक, 5 प्रश्नों के लिए 5 अंक प्राप्त होंगे। आगे है, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। यहां पर देखिए मुहावरे और अर्थ दिए जाएंगे, इसे सही मुहावरे के साथ सही अर्थ जोड़ना चाहिए। 5 अंक है इसके लिए। पहले, तिनक जाना यानी क्रोधित होना। दूसरा है तार देना, इसका मतलब है रक्षा करना। तीसरा है दिल बैठ जाना, इसका मतलब है व्याकुल होना। फिर मक्खी मारना, इसका अर्थ है बेकार बैठना। और तेली का बैल होना, इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करना। इस तरह से मुहावरों के साथ सही अर्थ जोड़कर लिखना चाहिए। आगे है यहां पर सेकेंड में, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए दिए जाएंगे। यहां पर देखिए आपको कुल यहां पर 4 प्रश्न देंगे। आपको जो है इसमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित। ये जो नमूने के प्रश्न पत्र के आधार पर एक प्रश्न है यहां पर, सुजान भगत को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर क्यों आता है? तो यहां पर देखिए सुजान भगत को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर आता है क्योंकि वो अपने बेटों का साथ देती है, अपने बेटों को कुछ नहीं कहती। जब सुजान के हाथों से अनाज छीना जाता है, भोले ने उनके हाथों से अनाज छीना, उस वक्त भी बुलाकी कुछ नहीं कहती। इस बात पर भी उनको क्रोध आता है। साथ ही साथ क्या है, बच्चे नहीं जानते ये किस तरह से बारिश में, धूप में और जो है ठंड में, जाड़े में हर समय कितनी मेहनत की थी। और आज जितनी भी विभूति है इनके परिश्रम का ही है। आज उनको अपनी ही संपत्ति से कुछ किसी को देने का एक हक तक नहीं। इस बात पर भी उनको क्रोध आता है। इस बात पर भी उनको क्या है बुलाकी पर क्रोध आता है। क्या है, इतना सारा परिश्रम जब बच्चे छोटे थे, बुलाकी ये सब कुछ जानती है कि इन्होंने कितना परिश्रम करके ये संपत्ति, ये जो सम्मान है उन्होंने कमाया। लेकिन आज बुलाकी सिर्फ अपने बच्चों की ही क्या है तरफ रहती है। इस बात से भी बुलाकी पर सुजान को क्रोध आता है। और यहाँ पर बुलाकी जो है वो जब बीमार हो गई थी तो सुजान अपने कंधों पर उसे उठाकर वैद्य के यहाँ ले गया था और उसकी जो है बहुत ज्यादा सेवा की थी, बुलाकी की सेवा करके देखभाल की थी। और गांव में ऐसा कोई मर्द नहीं जो कि अपनी औरत पर हाथ ना उठाए, लेकिन यहाँ पर सुजान कभी बुलाकी पर हाथ नहीं उठाए थे और जितना भी कमाते अपनी पत्नी के हाथ में देते थे। आज बेटे ही उसके लिए सब कुछ,
वो कुछ नहीं, इस बात पर क्या है सुजान भगत को बहुत ज्यादा क्रोध जो है बुलाकी पर आता है। आगे का प्रश्न है यहाँ पर, पिताजी के प्रति लेखिका के क्या विचार थे? ये कहानी यह भी का यही एक प्रश्न है जो मनु भंडारी जी अपने पिता के बारे में जो विचार रखती है उसके संबंध एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर पहले मनु के पिता इंदौर में थे जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था और नाम था। उन्होंने कई विद्यार्थियों को घर लाकर पढ़ाया था। वो बहुत दरिया दिल थे। फिर एक और वे बेहद कोमल और जो है संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी जो है एक अहमवादी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बलबूते पर अंग्रेजी हिंदी विषयवार शब्दकोश की तैयारी भी की थी, शब्दकोश जो है वो बनाया था। फिर अपनों के हाथ जब उनको विश्वासघात हो जाता और आर्थिक विवशता और जो है नवाबी आदतें अधूरी महत्वाकांक्षा के कारण वो बहुत शक्की बन गए थे। इस शक के चपेटे में आए दिन मनु की माँ और बच्चे भी उनके शक के चपेटे में आया करते थे। और मनु जो है, मनु भंडारी जो है अपनी बहनों में, भाई बहनों में से सबसे छोटी थी और क्या है वो काली सी दुबली सी मरियल सी थी। तो उनके पिता की एक कमजोरी थी, गोरापन। तो इनसे बड़ी बहन, इनसे जो बड़ी बहन थी उनको ही ज्यादा प्यार मिला और इनको थोड़ा कम ही प्यार मिला। ऐसे सारी जो इनके पिता के विचार थे वो यहाँ पर क्या है मनु भंडारी जी अपनी ये कहानी, यह भी जो आत्मकथा है इसमें लिखती है। आगे का प्रश्न है, बरमादे में पहुंचते ही शामनाथ क्यों टिटक गए? ये जो है चीफ की दावत जो है पाठ उसी से लिया हुआ एक प्रश्न। यहाँ पर जब खाना खाने चीफ जब बरमादे में पहुंचते हैं, चीफ और क्या है श्यामनाथ और उसके जो सहकर्मचारी हैं, सब लोग जब बरमादे में पहुंचते हैं तो माँ जो है बूढ़ी होने की वजह से क्या है कुर्सी पर बैठकर वहीं पर सो गई थी। उसका अर्ध गंजा सर और सर का जो दुपट्टा था वो दाएं से, यानी उसका सर जो है दाएं से बाएं क्या है झूल रहा था। उसके सर पर से दुपट्टा खिसक गया था और कुर्सी पर उसके पैर जो है लटक गए थे। लटक यानी उसके क्या है पल्ला सिर से हट गया था और जो है उसके झड़े हुए बाल आधे गंजे सर पर अस्त व्यस्त बिखर गए थे। ये सब देखकर जो है शामनाथ जो है टिटक जाते और कुर्सी से उसके पैर जो लटके हुए थे, अर्ध गंजा सर जो है नजर आ रहा था। ये सब देखकर शामनाथ जो है क्या है टिटक जाते हैं। आगे का प्रश्न है, विश्वेश्वरैया की शिक्षा के बारे में लिखिए। देखिए यहाँ पर जो विश्वेश्वरैया है वे इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी, उनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है अपने ही गांव में पूरा इन्होंने किया था और प्रारंभिक शिक्षा समाप्त करके हाई स्कूल की शिक्षा पाने के लिए ये बैंगलोर पहुंचे। बैंगलोर में खर्च चलाना बहुत मुश्किल था क्योंकि इनके माता पिता जो है बहुत गरीब थे और इसीलिए ये एक रिश्तेदार के यहाँ बैंगलोर में रहकर आगे की इन्होंने पढ़ाई की। वहां पर पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा की। फिर मैट्रिक में उत्तीर्ण होने के बाद बैंगलोर में ही सेंट्रल कॉलेज में ये भर्ती हुए। फिर वहीं उन्होंने बीए उत्तीर्ण किया। सेंट्रल कॉलेज के अंग्रेजी प्रिंसिपल की सिफारिश से विश्वेश्वरैया की इंजीनियर की शिक्षा जो है वो पुणे में प्रारंभ हुई। इसके बाद छात्रवृत्ति मिलने से पढ़ाई में सुविधा भी इनको मिल गई। आगे है आपके लिए, यहाँ पर आपको संदर्भ स्पष्टीकरण करने के लिए 4 प्रश्न दिए जाएंगे। 4 प्रश्नों में से केवल 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए 3 अंक आपको प्राप्त होंगे। ऐसे 2 प्रश्नों के यानी 2 प्रश्नों को आप लिखेंगे, 2 प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो
6 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है, एक प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है। इसके क्या है, रचयिता है, इसके लेखक जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। यहाँ पर देखिए, कर्तव्य के बारे में बताते हुए श्याम सुंदर दास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले दबाव के कारण हमें अपने कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, क्योंकि कोई उसे करना नहीं चाहता। फिर जो है यहाँ पर देखिए, लेकिन वो न्याय है, ये समझने पर लोग उसे प्रेम के साथ करने लगते हैं और हम अपने कर्तव्य करें, यही धर्म है। इसी से हमारे चरित्र की शोभा बढ़ती है। जो कर्तव्य है वो न्याय पर निर्भर है। इसको बताते हुए जब इस कर्तव्य के बारे में बताते हैं तो उसी वक्त ऊपर लिखे वाक्य को जो है श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं। आगे और एक प्रश्न है, एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तो इसका उत्तर है, यहाँ पर देखिए, इसमें इसको गंगा मैया से साक्षात्कार पाठ से लिया गया है। और संदर्भ स्पष्टीकरण देखिए, जब लेखक कुर्सी की चर्चा करते हैं, कुर्सी का अर्थ यहाँ पर पोजीशन से, और यहाँ पर उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि गंगा मैया के द्वारा कहलाते हैं कि धन, कीर्ति, शक्ति, सम्मान, वैभव आदि का जब जबान पर चस्का चढ़ जाता है, जब चस्का चढ़ जाए तो लोग पागल हो जाते हैं, जैसे मजनू लैला के लिए। तब इस वाक्य को जो है वो कहते हैं। आगे देखिए, और एक प्रश्न है आपके लिए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो प्रस्तुत वाक्य वो भोलाराम का जीव जो पाठ है उससे लिया गया है। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई जी। तो यहाँ पर स्वर्ग लोक में चित्रगुप्त परेशान होकर बार बार अपना चश्मा पोंछकर थूक से पन्ने पलट रजिस्टर देख रहे थे। रिकॉर्ड जो है ठीक था, गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। भोलाराम के जीव ने 5 दिन पहले देह को, शरीर को त्यागा था, लेकिन उसकी आत्मा अभी तक जो है नहीं आई थी। जो आत्मा लेने के लिए, जो आत्मा त्यागी थी, उसे लेने के लिए नहीं, जो गया था वो यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी नहीं हुआ था। पर यह अभी तक जो है रवाना हुआ, लेकिन पर वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा था। जो उसके जीव को लाने गए यमदूत का भी पता नहीं था। जो उसके जीव को, उसकी आत्मा को लाने के लिए गया जो यमदूत था, उसका भी पता नहीं लग रहा था। तो इस संदर्भ में धर्मराज ने उपर्युक्त वाक्य को चित्रगुप्त से कहा। जब उस संदर्भ में जो है यमराज जो है वो जो है चित्रगुप्त को ये बात कहते हैं। और एक प्रश्न है आपके लिए, यहां तो डेंटिस्ट मक्खी मारते होंगे। इस वाक्य को यात्रा जापान की पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका है ममता कालिया। इसकी लेखिका जो है वो ममता कालिया है। संदर्भ स्पष्टीकरण के अंतर्गत उद्घाटन जो है, उद्घाटन कार्यक्रम शुरू होने के पहले लेखिका और रुचा मिश्रा बाथरूम गए। रुचा मिश्रा और जो है कार्यक्रम का उद्घाटन, जो कार्यक्रम शुरू होने के पहले लेखिका और जो है रुचा मिश्रा जो है बाथरूम गए। वहां उन्होंने एक दिलचस्प नजारा देखा। बहुत सारी लड़कियां अपनी पर्स से ब्रश और पेस्ट निकाल रहे थे। फिर जो है एक कतार में खड़ी हुई थी, अपनी पर्स से पेस्ट और ब्रश निकालकर एक कतार बनाए हुए खड़ी हुई थी। फिर जो है वहां पर क्या है, कतार में खड़ी हुई थी। पूछने पर पता चला कि जब उनसे पूछा जाता है, ब्रश और पेस्ट जो लेकर खड़े हुए थे, उनसे पूछने पर पता चला कि वो जब भी वो खाना खाते हैं उसके बाद क्या है, वो अपने दांत साफ करती है। तो ये जो है, तब ये लेखिका
जो है वो ऊपर लिखे वाक्य को कहती है। इस संदर्भ में जो ऊपर लिखे वाक्य को लेखिका कहती है। फिर है आपके लिए थर्ड मेन। यहां पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा जाए। तो यहाँ पर कुल 4 प्रश्न है, आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक और 2 प्रश्नों के लिए 6 अंक अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखिए, सुंदरता के संबंध में बिहारी के विचार स्पष्ट कीजिए। पहले आपको जो है गद्य भाग, पद्य भाग और क्या है यहाँ पर एकांकी से जो है बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद गद्य भाग से ही आपको निम्नलिखित प्रश्न और संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए पूछा गया। अभी जो है आपके लिए पद्य भाग से प्रश्न पूछ रहे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो है पद्य भाग से। तो यहाँ पर देखिए, सुंदरता के संबंध में बिहारी के विचार स्पष्ट कीजिए, इस तरह का एक प्रश्न है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि समय समय पर सभी वस्तुएं सुंदर प्रतीत होने लगती है। वस्तुतः कोई भी वस्तु सुंदर या कुरूप नहीं होती, कोई वस्तु सुंदर या कुरूप नहीं होती। जब वस्तु के प्रति जितनी रुचि होती है तब यह उतनी ही सुंदर दिखाई पड़ती है। जिस वस्तु के प्रति जितनी रुचि होती है वो उतनी ही सुंदर दिखाई पड़ने लगती है। सब कुछ देखने वाले की जो दृष्टि है और मन पर जो है निर्भर रहती है। इस तरह से सुंदरता के संबंध में बिहारी के जो है वो विचार है। आगे और एक प्रश्न है आपके लिए, बादल एवं वसंत ऋतु से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कवियत्री कहती है कि यहाँ पर वो बादल ही क्या जो बरसना ही ना जाने, जो बरसना ही नहीं चाहते वो बादल ही क्या। काले घने बादलों का धर्म ही होता है बरस के बारिश के रूप में धरती को तृप्त करे। बरसकर बादल के रूप में जो है धरती को तृप्त करना, ये क्या है? बादलों का धर्म है। फिर वो ऋतु ही क्या जो बदलना ही ना जाने, जो बदले ही ना, वो ऋतु ही क्या, क्योंकि ऋतुओं का धर्म है वो बदलते ही है। फिर ऐसे ही मनुष्य के जीवन में भी परिवर्तन आते हैं। यानी यहाँ पर जीवन की नश्वरता के बारे में बात करती है। जो प्रकृति हो या इस धरती में जितने भी जो भी जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसे मिटना ही है। इस सत्य को बताने का प्रयास जो है महादेवी वर्मा जी यहाँ पर कर रही है। आगे देखिए, हो गई है पीर पर्वत सी गजल में पाठकों को क्या संदेश मिलता है? जो हो गई है पीर पर्वत सी इस गजल से संदेश क्या मिलता है? तो कवि इसमें ये संदेश दे रहे हैं कि अन्याय और अत्याचार की हद हो गई है। जो अन्याय अत्याचार जो है, अत्याचार की हद जो है पार हो गई है। अब तो परिवर्तन तो लाना ही है। इससे जो अत्याचार अन्याय है उसे क्या है, उसे गिराकर, उसे मिटाकर परिवर्तन लाना ही है। सिर्फ घोषणाओं से, नारों से, लेखों से कुछ नहीं होगा। नारे लगाना, घोषणा करना, लिखने से कोई फायदा नहीं है। फिर क्रांति की ये आग जनमनस तक पहुंचनी चाहिए। हर मनुष्य को सजग होकर अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी है। बदलाव लाना है तो क्रांति करना ही होगा। तब तक सबको न्याय नहीं मिलेगा जब तक अन्याय और जो है अन्याय अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ नारे और क्या है, घोषणाएं करते हुए लिखने से कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि इसे अत्याचार को मिटाना हमारे लिए अनिवार्य है। ये एक संदेश जो है इस गजल के द्वारा वो दे रहे हैं। आगे आपके लिए संदर्भ भाव स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर भी 4 प्रश्न पूछेंगे, केवल आपको
2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है, जैसे कि भाव स्पष्टीकरण करना है। हर एक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित और 2 प्रश्नों के लिए 8 अंक निर्धारित। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य चून। यहाँ पर जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य चून। जो ये पद्यांश है, जो दोहा है, वो रहीम के दोहे से लिया गया और इससे ये जो है, इस दोहे का भाव जो है वो इस प्रकार, रहीम पानी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में कर रहे हैं। एक, मनुष्य के लिए पानी इज्जत का प्रतीक है, मोती के लिए पानी चमक है और चूने के लिए पानी उसका गीलापन। रहीम कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखे, बिना प्रतिष्ठा के मनुष्य कहलवाने योग्य नहीं है। मोती को चमक चाहिए और चूने को सफेद और गीला ही, नहीं तो सब बेकार है। तो यहाँ पर जो पानी जो है, यहाँ पर पानी को प्रतिष्ठा इज्जत से रहीम जोड़ रहे हैं। यहाँ पर रहीम कहते हैं कि जो मोती में चमक नहीं वो मोती नहीं, जो क्या है चूना सफेद और गीला ना हो वो चूना ही नहीं। और इसी तरह वो बता रहे हैं कि अगर मनुष्य अगर अपने लिए सम्मान और इज्जत ना कमाए, वो क्या है उसका जीवन ही बेकार है। इस तरह से पानी को इज्जत और प्रतिष्ठा से जोड़ा हुआ है। तो इसकी जो विशेषता है वो कवि मनुष्य के जीवन में प्रतिष्ठा का कितना महत्व है इसे समझाने के लिए जो है ये क्या है दोहा इन्होंने लिखा। आगे है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बैरे दिन रात। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। जो ये पद्यांश है वो हमारी साहित्य गौरव जो आपके लिए टेक्स्ट बुक है, उसके अंतर्गत जो रैदास बानी है उससे लिया गया है। इसके जो कवि हैं वो संत रैदास। तो यहाँ पर जो है इसमें रैदास जी भक्त और भगवान के बीच के संबंध का वर्णन कर रहे हैं और भगवान और भक्त के बीच में संबंध को स्पष्ट करते हुए रैदास जी कह रहे हैं कि भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभु जी यदि यानी भगवान यदि दीपक है तो भक्त बाती के समान है और दोनों मिलकर प्रकाश फैलाते हैं। प्रभु जी यदि मोती है तो भक्त धागा, दोनों मिलकर सुंदर हार बन जाते हैं। दोनों का मिलन सोने पर सुहागा के समान। इस तरह से भक्त जो है भगवान के बिना अधूरा है। इस तरह से यहाँ पर जो है जो भगवान और भक्त की जो है बीच का जो संबंध है उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। और आगे बताते हैं कि दास्य भक्ति जो है शरणागत तत्व भी इसमें दर्शाया गया। वे प्रभु जी को स्वामी मानते हैं और अपने को उनका दास या सेवक मानते हैं। इसकी विशेषता जो है वो दास्य भक्ति की पराकाष्ठा इसमें है। आगे आपको और एक पद्यांश दिया गया है, ये आधुनिक कविता का है। इसमें भी 2 पद्यांश रहेंगे, इनमें से दोनों में से ये एक लिखना है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, रण में तेग बहादुर जिसका बच्चा बच्चा वीर है, भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसे धीर है। जिस धरती की गर्जन से जगती की गर्जन डरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। तो ये जो पद्यांश है वो भारत की धरती से लिया गया। इसके कवि पुण्यम चंद मानव जी।
देखिए यहाँ पर भारत के पंजाब केसरी की प्रशंसा इस पद्यांश में किया गया है। कवि कह रहे हैं कि पंजाब के तेग बहादुर और वहां का बच्चा बच्चा जो है वीर है, शूरवीर है, और गुरु नानक आदि की अमर वाणी पंजाब में है। अमर वाणी जो है वहीं सुनाई गई है। जिस धरती की गर्जन से जगत डरता है, उन वीरों संतों की ये धरती है। उन वीरों और संतों की जो धरती पंजाब है, पंजाब जो है उस प्रांत की प्रशंसा यहां पर हुई। आगे है, छुरीदार खुदरुला तना मैला कुचेला, राइफिल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पांव में फटा पुराना जूता। ये जो है वो एक वृक्ष की हत्या पद्य से लिया गया है। एक वृक्ष की हत्या जो पद्य है उससे लिया गया है। कवि कहते हैं कि कई दिनों के बाद जब वे घर लौटे तो वो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा घर के सामने तैनात था, दरवाजे पर ही मिलता था, कहे दरवाजे पर ही मिलता था, वो नहीं था। उसे याद करते हुए कहते हैं उसका पुराने चमड़े से बना झुर्रीदार शरीर था, उसका तना खुदरुला तना मैला कुचेला था, एक राइफिल सी उसकी सूखी डाल जो एक फूल पत्ती वाली पगड़ी जैसी थी, पांव में फटा पुराना चरमराता परंतु अखंड बलबूते वाला हर वक्त उनके घर के सामने तैनात रहता था। जो कि इस बार जब कहें कवि घर लौटते हैं तो उनके सामने जो उनके घर के सामने एक पुराना दरवाजे पर ही एक पेड़ यानी एक पुराना पेड़ नजर आता था, जो कि बहुत पुराना हो गया था, बूढ़ा हो गया था, लेकिन बहुत मजबूत था। और उसकी एक राइफिल सी ढाल थी, पत्ती फूलदार, पत्ती और फूलों से लदी हुई, वो उसकी पगड़ी के समान थी। और वो कहे बूढ़ा होने के बावजूद भी बहुत मजबूत था। उसकी यादों में जो कि उसका उस पेड़ का वर्णन इन्होंने यहां पर किया, इस पद्यांश में किया। आगे का प्रश्न आपको एकांकी से पूछा जाता है। तो यहां पर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एकांकी सूखी डाली के आधार पर यह सिद्ध कीजिए कि संयुक्त परिवार के समर्थन में लेखक अशक जी सफल हुए हैं, करके एक प्रश्न है। क्या वो संयुक्त परिवार जो है परिवार के समर्थन में सफल हुए हैं? क्या वे क्या है अशक जी सफल हुए हैं? क्या ये समर्थन करने के लिए पूछा गया। तो एकांकी के माध्यम से एकांकीकार संयुक्त परिवार के समर्थन में सफल हुए। अशक जी इस एकांकी के द्वारा बताया है कि आपसी समझदारी तथा सहनशीलता से, आपसी समझदारी और सहनशीलता से बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना किया जा सकता है। और यह भी बताया है कि परिपक्व बुद्धि के परिणाम स्वरूप एक घर के कार्य में सहयोग ना देने वाली स्त्री भी सहयोग देने लगती है। और यह भी दिखाया है कि परिवार के सभी सदस्यों का समान भाव से आदर सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव को भी दिखाया गया है। तो कहे अशक जी जो है इसमें सफल हुए। संयुक्त परिवार जो है यहाँ पर सूखी डाली एकांकी है उसके द्वारा वो सफल हुए हैं। आगे का प्रश्न है, एकांकी सूखी डाली के आधार पर संयुक्त परिवार की खूबियां और कमियों की चर्चा कीजिए। तो खूबियां देखिए, सूखी डाली एकांकी के माध्यम से आपस में परिवार के सदस्यों को संगठित करके रखा जाता है और आपस में तालमेल बनाया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। जो सूखी डाली जो है उसकी जो खूबियां हैं कि आपसी वहां पर क्या है
एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे से सम्मान करते हैं और एक दूसरे से आपसी जो एक प्रेम की भाव है वो इसमें दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है दादाजी जो है अपने परिवार को संगठित रखते हैं, इसे भी दर्शाया गया है, ये एक खूबी। फिर यहाँ पर देखिए कमियां जो हैं वो इसमें प्राइवेसी की कमी होती है। संयुक्त परिवार में रहने से कोई ना कोई घर पर रहता है, खुद की आजादी नहीं होती। तो यहाँ पर जो बेला के पात्र को बताया गया है कि बेला जो है वो स्वतंत्र विचारों वाली थी और नई जमाने की थी, वो क्या है उसके घर में उसी की चलती थी। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार में जब वो आ जाती है तो उसे प्राइवेसी की कमी होती है और जो है संयुक्त परिवार में रहने की वजह से वो क्या है वो अपनी प्राइवेसी को खोती है। तो ये एक कमी है। तो आगे यहाँ पर संयुक्त परिवार में रहने का सबसे पहला फायदा यह है कि लोगों के बीच एक जुड़ता होती है। बच्चों को माँ बाप के साथ साथ दादा दादी और बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पर एकांकी के आधार पर दादाजी का आशीर्वाद सभी को मिलता है और पूरे परिवार के सदस्य दादाजी के आशीर्वाद में रहते हैं और एक दूसरे जो इनसे बड़े होते हैं उनको जो है वो सब इन सब छोटे जो बच्चे होते हैं उस परिवार के सदस्य होते हैं उनका प्यार उनको यहाँ पर मिलता है। तो वहीं संयुक्त परिवार में रहने से बच्चों की परवरिश कई लोगों के हाथ में रहती है। तो ये कमी है कि यहाँ कमियां जो है जो सूखी डाली के आधार पर जो यहाँ पर जो संयुक्त परिवार था तो पूरे बच्चों को दादाजी और बड़ों का आज्ञा का पालन करना पड़ता। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो कई लोगों के हाथ में पलते हैं, नहीं बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन इनको मिलता। तो आगे देखिए यहाँ पर बच्चों में आदर भावना का विकास होता है, बड़ों का सम्मान करना और आज्ञा का पालन करना सीखते हैं। तो यहाँ पर सूखी डाली के आधार पर यहाँ पर जो है बच्चों को क्या है आदर भावना जो है यहाँ पर मिलता है, इन्हीं बच्चों में आदर भावना पनपती है। जैसे कि इंदु के मन में दादाजी के लिए आदर और सम्मान था, परिवार के हर एक सदस्य के मन में जो है दादाजी के प्रति प्रेम आदर और सत्कार की भावना थी, एक दूसरे से वो क्या है आदर और प्रेम करती थी। तो यहाँ पर क्या है जो संयुक्त परिवार है उससे यहाँ पर अशोक जी ने दर्शाया है कि हाँ संयुक्त परिवार में बच्चों को क्या है एक आदर की भावना बड़ों के प्रति उत्पन्न होती है। तो ये एक खूबी है। और यहाँ पर जो है जब क्या है बेला फर्नीचर क्या है पुराना फर्नीचर नहीं रखना चाहती उस वक्त परेश उसे बताता भी है कि ये दादा परदादा भी जो है इसे इस्तेमाल करते हुए आए हैं। तो ये एक आदर की भावना जो है संयुक्त परिवार में रहने से उसे सीख मिली थी। तो ये एक क्या है खूबी ही है। और विचारों में मतभेद होता है, संयुक्त परिवार में आपसी वैचारिकता मतभेद होता है। तो यहाँ पर क्या है बेला के जो विचार थे उसमें बहुत ज्यादा अंतर था परेश और घर के हर एक सदस्यों के विचार में। तो यहाँ पर देखिए मतभेद होता है, जब भी बेला वो अपने विचारों को प्रकट करना चाहती थी लेकिन उसे वहां पर स्वतंत्रता नहीं थी। तो ये एक काम यानी कमी है। फिर आगे देखिए संयुक्त परिवार में रहने से आपस में समय बिताने का मौका मिलता है और सही मार्गदर्शन भी मिलता है। तो संयुक्त परिवार में रहने से जो सूखी डाली के आधार पर हर एक इन्हें अपने कामों को निपटाकर सारे परिवार के सदस्य जो है इकट्ठा सभी जो है बरमादे में जमा हुआ करते थे, अपने काम करते करते हंसी मजाक करते हुए अपने समय को बिताते थे। तो ये एक खूबी ही है। तो यहाँ पर संयुक्त परिवार में छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगती है। जैसे कि संयुक्त परिवार में जो कि बेला हर इनसे जो इससे बड़े थे उनकी बातों को सुनना पड़ता, उसे करना पड़ता। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर क्या है बहस होती थी। तो ये है इसकी कमियां। तो आगे यहाँ पर संयुक्त परिवार में रहने से किसी एक के कंधों पर काम का बोझ नहीं रहता है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो यहाँ पर दादाजी के परिवार में भी जब कोई भी समस्या होती तो क्या है एक के कंधे पर नहीं होती
बल्कि दादाजी का जब बड़ा बेटा मर जाता है, उसके बाद दादाजी अपने दूसरे बेटों के साथ जो है काम करते हुए अपने परिवार की संपत्ति को और भी बढ़ाते हैं, अपने परिवार के लिए सम्मान को दिलाते हैं, और उनके घर की औरतें भी काम जो है मिल बांट कर करती है, किसी एक के कंधे पर नहीं होता। तो ये भी एक खूबी है। लेकिन संयुक्त परिवार में रीति रिवाज, परंपरा और अंधविश्वास को माना जाता है, खुद की प्राथमिकता पर रोक लग जाती है। तो ये जो है बेला के चरित्र को क्या है, चरित्र में दिया गया है, वो क्या है, अपने स्वतंत्र विचारों को नहीं रख पाती, और जो है वो क्या है, वहां पर रीति रिवाजों जो कि दादा परदादा से होते हुए जो आई थे फर्नीचर, उसे नहीं रखना चाहती, ऐसी परंपरागत बातों में क्या है वो विश्वास नहीं रखती। तो ये भी है एक कमी है। तो इस तरह से जो है सूखी डाली में आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और इस तरह से 2 प्रश्न देंगे, एक प्रश्न का उत्तर लिखने से 5 अंक प्राप्त होंगे। आगे जो है प्रतिशोध से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर है, दूसरा एकांकी। अहंकार उन्नति में बाधक। प्रतिशोध एकांकी के आधार पर श्रीधर के इस कथन से आपने अपने जीवन में क्या सीखा, सहोदरन समझाई। 12वीं में बढ़ते अहंकार को देखा, श्रीधर सोचने लगे कि अहंकार उन्नति में बाधक। अपने पांडित्य पर अभिमान कर कहीं 12वीं की उन्नति ना रुक जाए, कहीं वो अपने शास्त्र अभ्यास को बंद ना करे। ऐसे ही जिस व्यक्ति में अहंकार होता है वो विद्याभ्यास करना बंद कर देता है, वो सोचने लगता है कि मैं सब जानता हूं, उसे अपने ज्ञान पर गर्व होने लगता है और वो मेहनत करना बंद कर देता है। इस तरह से वो धीरे धीरे से अपने मेहनत को कम कर पीछे रह जाता है। अहंकार उन्नति में बाधक। अहंकार व्यक्ति की सफलता में सबसे बड़ी बाधा। कई बार व्यक्तियों को गुस्सा आ जाता है और वे धैर्य खो बैठता है। दरअसल अहंकार से ही क्रोध उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी विवेकपूर्ण कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अहंकार से ही व्यक्ति की क्या है, प्रतिभा का हनन होता है। अहंकार व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। यही सीख जो है इससे मिलती है। ग्लानि और जीवन के बारे में श्रीधर का मान्यता थी कि जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है और ना कि ग्लानि से जीवन। इसीलिए ग्लानि यानी ग्लानि प्रधान नहीं, जीवन प्रधान। जीवन की शक्ति से ही ग्लानि को दूर कर सकते हैं। ग्लानि काले काले बादल की तरह है। ग्लानि जो है काले बादल की तरह है। वो जीवन रूपी चांद को मिटा नहीं सकता, बस कुछ क्षणों के लिए उसके प्रकाश को रोक सकता। उत्साह के प्रभाव से ग्लानि रूपी बादल को हटाया जा सकता है। हटा देना चाहिए, हटाया जा सकता है। इस तरह से जो है ग्लानि और जीवन के संबंध में श्रीधर के विचार क्या है, विचार से क्या है, सहमत है। आगे है वाक्य शुद्ध कीजिए। तो पहला प्रश्न है, लड़के ने 4 फल लाए। तो उत्तर है इसका वाक्य शुद्ध इस प्रकार करना है, लड़के 4 फल लाए। लड़के 4 फल लाए या लड़का 4 फल लाया। तो आगे दूसरा प्रश्न है, लेकिन रास्ते पर अजगर को देखकर उसका होश उड़ गया। इसके लिए लेकिन रास्ते पर अजगर को देखकर उसके होश उड़ गए, उसके होश उड़ गए। फिर है तीसरा प्रश्न, वह अपना काम किया। वह नहीं, उसने अपना काम किया। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। शीला ने कपड़े धोए। वर्तमान काल में बदलने के लिए कहा गया है, शीला कपड़े धो रही है। वर्तमान काल में जो है शीला कपड़े धो रही है। दूसरा है प्रश्न, लड़का काम कर रहा है। भविष्य काल में बदलने के लिए कहा है, तो लड़का काम करेगा। अन्य लिंग रूप लिखिए, कुत्ता कुतिया, सुनार सुनारिन। आगे देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, प्रश्न पूछा गया। तो अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी।
और जो कहा ना जा सके अकथनिया, जो कहा ना जाए अकथनिया। आगे देखिए, फिर आपको जो है यहां पर एक अनुच्छेद देकर उससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। अनुच्छेद जो है वो इस प्रकार है, एक दूसरे की ओर आकर्षित दो प्रेमियों के योग से जीवन में एक नया रस उत्पन्न हो जाता है। प्रिय के हृदय का आनंद प्रेमी के हृदय का आनंद हो जाता है। प्रिय के आनंद में ही वह अपना आनंद ढूंढा करता है। प्रेम का अभाव एकांत भी होता है और लोक जीवन के नाना क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ता है। एकांत प्रभाव अंतर्मुख प्रेम में देखा जाता है, जो प्रेमी को लोक के कर्म क्षेत्रों से खींच कर केवल दो प्राणियों के एक छोटे से संसार में बंद कर देता है। प्रेमी जगत के बीच अपने अस्तित्व की रमणीयता का अनुभव आप ही करता है, अनुभव आप ही करता है और अपने प्रिय को भी कराना चाहता है। प्रेमी के दिव्य प्रभाव से उसे अपने आसपास चारों ओर सौंदर्य की आभा फैली दिखाई पड़ती है, जिसके बीच वह बड़े उत्साह और प्रफुल्लता के साथ अपना कर्म सौंदर्य प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर एक दो क्या है, प्रेमी जो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और प्रेमियों के योग से ही जीवन का रस उत्पन्न होता है। ये सारी बातें जो है प्रेम पर दर्शाई हुई है। तो यहाँ पर प्रिय के हृदय का आनंद प्रेमी के हृदय का आनंद हो जाता है और प्रिय के आनंद में ही प्रेमी अपना आनंद जो है वो क्या है, ढूंढता है। इस तरह से प्रेम के बारे में जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में नहीं, प्रिय के बारे में जो बोलता है उसी पर दर्शा हुआ एक अनुच्छेद है। आदि कवि वाल्मीकि ने राम और सीता के प्रेम का विकास मिथिला या अयोध्या के महलों और बगीचों में ना दिखाकर दंडकारण्य के विस्तृत कर्म क्षेत्र के बीच दिखाया। उनका प्रेम जीवन यात्रा के मार्ग में माधुर्य फैलाने वाला है। यहाँ पर सीता और राम के प्रेम के बारे में भी इस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इस अनुच्छेद के संबंधित 5 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। तो इस 5 प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे तो 5 प्रश्नों का जो सही उत्तर होगा उसके लिए आपको अंक प्राप्त होंगे। पहला प्रश्न है, यहाँ पर आभा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, आभा शब्द के लिए आभा शब्द यानी आभा जो है उसे ज्योति जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। ज्योति जो है पर्यायवाची शब्द है आभा के लिए। और दूसरा प्रश्न है, राम और सीता के प्रेम को क्या नाम दिया जा सकता है? राम और सीता के प्रेम को माधुर्य प्रेम जो है इस तरह से दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जीवन की यात्रा के मार्ग में माधुर्य फैलाने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर जो है इस अनुच्छेद के अनुसार जो है राम और सीता के प्रेम को माधुर्य प्रेम नाम दिया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, प्रेमी अपना आनंद कहाँ खोजता है? प्रेमी अपना आनंद प्रिय के आनंद में, उसके यानी प्रिय के आनंद में खोजता है। ये भी अनुच्छेद में हमने देखा था। तो आगे का प्रश्न है, चौथा प्रश्न, अपना शब्द के लिए प्रत्यय जोड़कर नया शब्द का निर्माण कीजिए। अपना प्लस पन, अपनापन जो है, अपना प्लस पन जो है, पन प्रत्यय शब्द है। ये दोनों के मिलन से एक नया शब्द बनता है अपनापन। आगे पांचवा प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद को एक उचित शीर्षक दीजिए। उपर्युक्त अनुच्छेद को एक उचित शीर्षक दीजिए।
तो यहाँ पर उपर्युक्त जो अनुच्छेद है उसके लिए एक टाइटल देने के लिए कहा गया है, शीर्षक देने के लिए कहा गया है। इसके लिए एक टाइटल जो है राम सीता का माधुर्य प्रेम भी दिया जा सकता है, या यहाँ पर जो है दो प्रेमियों का सच्चा प्रेम, इस तरह भी जो है इसके लिए एक शीर्षक दिया जा सकता है। यहाँ पर पत्र के लिए एक संभाषण दिया गया है। देखिए, मोहन की बहन उच्च शिक्षा पाना चाहती है और वो न्यायाधीश बनना चाहती है, लेकिन उसकी माता चाहती है कि बेटी की शादी जल्दी हो। माता और बहन का संवाद, यहाँ पर जो है दोनों का संवाद प्रस्तुत है। तो यहाँ पर क्षमा करो माँ, मैं शादी करना नहीं चाहती। माँ, तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ही मैं सोच रही हूँ बेटी, वह लड़का तुम्हारे लिए ठीक होगा। बहन, तुम्हारी भावनाओं को मैं समझ सकती हूँ माँ, लेकिन कोविड के बाद स्थिति बदल गई है। कल्पना कीजिए कि आप मोहन हैं। उपर्युक्त संवाद के आधार पर अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। आपके पिताजी दूर किसी दूसरे देश में बस गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मोहन बहन और माँ का जो संवाद है उसे सुनकर, और क्या है, मोहन क्या है, उस लड़की का भाई बनकर सोचते हुए एक पत्र लिखने के लिए कहा गया। तो ये जो है अनौपचारिक पत्र है। तो पहले यहाँ पर दिनांक और प्रेषक जो कि पता भेज रहा है उसका नाम और पता, फिर जो है पत्र लिख रहा है प्रेषक में उसका नाम और पता लिखना चाहिए, फिर जो है पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, फिर जो है यहाँ पर पिताजी हम सब यहाँ कुशल और मंगल, यानी कुशल और मंगल से है। आशा करता हूं कि आप भी वहां पर खुशी से होंगे। आशा है कि आप भी वहां सकुशल होंगे। फिर आगे लिखेंगे कि पिताजी, मैं और बहन जो है दोनों क्या है, अच्छे अंक में उत्तीर्ण हो चुके हैं। फिर आप लिखेंगे पिताजी, माँ बहन की शादी करवाना चाहती है, लेकिन बहन आगे पढ़कर कुछ बनना चाहती है। मेरी राय है कि उसे पढ़ने का मौका देना चाहिए, और मेरी ये भी राय है कि पिताजी आपको उसे पढ़ने के लिए मौका देना चाहिए। फिर पिताजी, माँ को समझाने की बात भी आपको करना है। माँ जी, माँ को आप समझा दीजिए, बहन की जो रुचि है कुछ बनने की, कुछ पढ़ने की, कुछ आगे बढ़ने की, उसे मौका देने के लिए माँ को समझाइएगा। कृपया क्या है, बहन को पढ़ने का अवसर दीजिए। इस तरह से आप बॉडी ऑफ द लेटर में, जो कि वहां पर अपनी बॉडी ऑफ द लेटर में एक मोहन बनकर आपको यहाँ पर कुछ लेटर में लिखना चाहिए। फिर जो है आपको यहाँ पर आपका आज्ञाकारी पुत्र, यानी यहाँ पर जो है आपका नाम नहीं बल्कि आबा का लिखकर समाप्त करना है। फिर जिसे पत्र भेज रहे हैं, यहाँ पर पिताजी को पत्र लिखा है, दूसरे देश में जो पिताजी रहते हैं तो उसका पता जो है यहाँ पर लिखना चाहिए। यहाँ पर पहले दिनांक, फिर जो है जो पत्र लिख रहा है उसका पता, फिर पूज्य पिताजी, फिर बॉडी ऑफ द लेटर, फिर आपका आज्ञाकारी पुत्र लिखकर हस्ताक्षर करना चाहिए। यहाँ पर आबा का लिखे, आप एग्जाम में अपना नाम ना लिखे। फिर जो है जिसे पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिखना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पर हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು, will have to live together with love, हमें मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। फिर ಮಾನವೀಯತೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, there is no religion as great as humanity, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये क्या है, हिंदी में इसका अनुवाद किया है। फिर ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, I came late yesterday, मैं कल देर से आया। फिर और एक प्रश्न है, ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, we should love the whole world, तो हमें पूरी दुनिया से प्यार करना चाहिए। ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸಬೇಕು, we should respect all language, caste, religion, each other,
हमें सभी भाषा, जाति, धर्म एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। तो इस तरह से अनुवाद के लिए 5 प्रश्न दिए जाएंगे और हिंदी में अनुवाद करने के लिए तो हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। 5 प्रश्नों के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो इस तरह से 80 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके उत्तर इस प्रकार आपको लिखना है। तो आज मैंने आपको एक नमूने का जो प्रश्न पत्र है उसके बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।